हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 26 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन से अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार हमारे सौरमंडल में ऊर्जा स्रोत सूर्य का 25वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी द यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी। देखिए, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार हमारे सौरमंडल की ऊर्जा स्रोत सूर्य का 25वां सोलर साइकिल शुरू हो रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हाल ही में सूरज की सतह पर एक तेज कैरोनियल लहर यानी सौर लपट दिखाई दी थी। उन्होंने अंदाजा लगाया है कि सूर्य पर जब तेज सौर तूफान आ सकते हैं। इसके अलावा अन्य हलचल बढ़ने का भी अनुमान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले कुछ महीने से सूर्य की रोशनी हल्की पड़ गई थी। अब जब नया साइकिल शुरू हुआ है तो ये तेज रोशनी लपटें आदि अंतरिक्ष में प्रसारित करेगा। बात करें सूर्य चक्र के बारे में, तो सूर्य की सतह एक बहुत ही सक्रिय स्थान है। इसकी सतह पर विद्युत आवेशित गैसें शक्तिशाली चुंबकीय बलों के क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। ये गैसें लगातार चलती रहती है। इस प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र सौर गतिविधि के रूप में ज्ञात सतह पर खिंचाव या दबाव के कारण गति प्राप्त करते हैं। सौर गतिविधि सौर चक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाती है, जो औसतन 11 वर्षों तक चलती है। सौर चक्र का पृथ्वी पर जीवन और प्रौद्योगिकी के साथ साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष महत्व है। वैज्ञानिक सूर्य के स्थानों का उपयोग करके एक सौर चक्र को ट्रैक करते हैं। ये सूर्य पर काले धब्बे होते हैं और जो सौर गतिविधियों से जुड़े होते हैं। सनस्पॉट सूर्य पर एक क्षेत्र है जो सतह पर गहरा दिखाई देता है और आसपास के हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत ठंडा है। ये धब्बे सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र की दृश्यमान सतह है। कुछ धब्बे 50,000 किलोमीटर व्यास से भी बड़े होते हैं। अभी तक के अध्ययन में सूर्य को 4.6 बिलियन लिख देते हैं 4.6 बिलियन साल पुराना बताया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी 55। देखिए, मलयालम साहित्य के मशहूर कवि अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को केरल के कुमारनालूर जिले में उनके स्थित उनके आवास पर आयोजित किए गए एक विशेष कार्यक्रम में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का 55वां संस्करण है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। अकित्तम अच्युतन नंबूदरी मलयालम साहित्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छठे लेखक हैं। गौरतलब है कि कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने में देरी हुई है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भारतीय भाषाओं में लेखन करने वाले साहित्यकार को साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र तथा वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अकित्तम अच्युतन नंबूदरी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी मलयालम कविता में कई दशक पहले ही सार्थक आधुनिकतावाद के बारे में बताया था। ये एकमात्र जीवंत कवि है जिन्हें मलयालम का महाकवि कहा जाता है। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में अकित्तम अच्युतन नंबूदरी को कम्युनिस्ट विचारक EMS नंबूदरीपाद के साथ घनिष्ठ संबंध था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में EMS नंबूदरीपाद केरल राज्य के पहले तथा भारतीय गणतंत्र के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बाली दर्शनम के कारण वर्ष 1972-73 में इन्हें राज्य एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये मंगलोदयम एवं योगमेच्छम पत्रिकाओं के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 55वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पुनः चर्चा में रही लोक अदालत का आयोजन सबसे पहले कौन से राज्यों में किया गया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु।
देखिए, लोक अदालत ऐसे मंच या फोरम होते हैं जहां मामलों का सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाता है। यह सामान्य न्यायालयों से अलग होता है क्योंकि यह विवादित पक्षों के बीच परस्पर समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान किया जाता है। लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अन्य हितधारकों के साथ मिलकर किया जाता है। लोक अदालतों में सभी दीवानी मामले, वैवाहिक विवाद, नागरिक मामले, भूमि विवाद, मजदूर विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी विवादों का निपटारा किया जाता है। विधि के तहत ऐसे अपराध जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता तथा ऐसे मामले जहां संपत्ति का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है का निपटारा लोक अदालत में नहीं हो सकता है। लोक अदालत की स्थापना का सर्वप्रथम विचार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश P.N. भगवती द्वारा किया गया था। सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन 1982 में गुजरात में किया गया था। वर्ष 2002 में इसे लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। इस आयोग ने कौन से परिषद का स्थान लिया है? ऑप्शन ए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, ऑप्शन बी, भारतीय चिकित्सा परिषद, ऑप्शन सी, आयुर्वेदिक यूनान चिकित्सा परिषद, ऑप्शन डी, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद। देखिए, 25 सितंबर 2020 से देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आ गया है। इस आयोग ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है। भारतीय चिकित्सा आयोग की स्थापना मुख्यतः चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने के लिए एक सरकारी कदम के रूप में की गई थी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया था। MCI की स्थापना वर्ष 1934 में भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1933 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य देश में चिकित्सा योग्यता को मान्यता देने के लिए समान मानक स्थापित करना था। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ENT यानी एयर नोज थ्रोट विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को 3 वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों के प्रावधान वाले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम को राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष 8 अगस्त को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के 4 अलग स्वायत्त बोर्ड शामिल होंगे: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड और एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय चिकित्सा परिषद। ये इसका स्थापना है 1934। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योगों, खासकर शिपिंग उद्योग के योगदान को चिन्हित करने के लिए इस साल विश्व समुद्री दिवस का आयोजन कब किया गया? ऑप्शन ए 27 सितंबर, ऑप्शन बी 26 सितंबर, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन डी 24 सितंबर। देखिए, विश्व की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योग, खास तौर पर शिपिंग उद्योग के योगदान को चिन्हित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 24 सितंबर 2020 को विश्व समुद्री दिवस का आयोजन किया गया। यद्यपि इस दिवस के आयोजन की तारीख प्रत्येक देश की सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, किंतु आमतौर पर यह दिवस सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, शिपिंग सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्व के संबंध में जागरूकता पैदा करना है। पहली बार विश्व समुद्री दिवस 17 मार्च 1978 को आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि विश्व एक सुरक्षित और कुशल अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग पर निर्भर करता है, जो कि स्थायी रूप से भविष्य के हरित आर्थिक विकास के लिए भी कार्यक्रम का एक अनिवार्य घटक है। आंकड़ों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग विश्व भर में आम लोगों और समुदाय के लिए वैश्विक व्यापार का 80% से अधिक परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य किए जाने की प्रक्रिया में फिलिस्तीनी प्राधिकारी औपचारिक रूप से अरब लीग में एक महत्वपूर्ण भूमिका से पीछे हट गए हैं। अरब लीग की स्थापना किस वर्ष और कहां किया गया था? ऑप्शन ए 1945 काहिरा में, ऑप्शन बी 1950 नजरान में, ऑप्शन सी 1942 को अम्मान में, ऑप्शन डी 1946 को बेरूत में। देखिए, अरब लीग उत्तरी अफ्रीका और हॉर्न ऑफ अफ्रीका तथा सऊदी अरब के आसपास अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा के 6 सदस्य देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया के द्वारा की गई थी। वर्तमान में अरब लीग के 22 सदस्य हैं।
22 सदस्य हैं, किंतु सीरिया के गृह युद्ध के दौरान सरकारी दमन के परिणाम स्वरूप सीरिया की सदस्यता नवंबर 2011 में निलंबित कर दी गई है। अगर अरब लीग का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को गहन करना और उनके संबंध सहयोग समन्वय करना है, उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना और अरब देशों के मामलों और हितों के संबंध में एक सामान्य तरीके से विचार करना है। ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि हाल ही में जो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य किए जाने की प्रक्रिया में जो फिलिस्तीनी प्राधिकारी हैं, औपचारिक रूप से अरब लीग में एक महत्वपूर्ण भूमिका से पीछे हट गए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा 15 सितंबर को वाशिंगटन में इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया तथा इसे ट्रंप प्रशासन द्वारा नए मध्य पूर्व की सुबह कहा गया है। फिलिस्तीनियों ने इस समझौते की आलोचना की है और इसे इजराइल के अवैध कब्जे को समाप्त करने तथा स्वतंत्र राज्य का दर्जा पाने के प्रयासों के लिए झटके के रूप में देखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1945 को काहिरा में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कौन से देश के स्टॉक एक्सचेंज ने NSE, IFSC, SGX कनेक्ट के परिचालन हेतु महत्वपूर्ण शर्तों को मजबूती देने के लिए एक औपचारिक समझौता किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र के बाहर के ग्राहकों को वित्तीय सहायता को पूरा करते हैं। IFSC सीमा पारीय वित्त प्रभाव वित्तीय उत्पादों और सेवाओं से संबंधित होते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर को वैश्विक वित्तीय केंद्रों के रूप में गिना जा सकता है। IFSC द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में बात करें तो व्यक्तियों, निगमों और सरकारों के लिए फंड जुटाने हेतु सेवाएं, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन और ग्लोबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, धन प्रबंधन, वैश्विक कर प्रबंधन और सीमा पार कर देयता अनुकूलन जो वित्तीय बिचौलियों, लेखाकारों और कानूनी फर्मों के लिए एक व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हैं। ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर एक्सचेंज ने NSE, IFSC, CGX कनेक्ट के परिचालन हेतु महत्वपूर्ण शर्तों को मजबूती देने हेतु एक औपचारिक समझौता किया है। यह समझौता गिफ्ट सिटी के निफ्टी उत्पादों हेतु एक बड़ा तरलता निकाय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक सिटी प्रतिभागियों को एक अवसर देगा। बात करें भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की, तो भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैंक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित राज्यों में फसल अपशिष्टों को समय पूर्व जलाए जाने का कार्य किया जा रहा है लिखें, ठीक है, तथा EPCA ने इस विषय को तत्काल हल किए जाने का आग्रह किया है। EPCA को किस वर्ष पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1976। देखिए, हाल ही में EPCA द्वारा पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को पत्र द्वारा सूचित किया गया है कि संबंधित राज्यों में फसल अपशिष्टों को समय पूर्व जलाए जाने का कार्य किया जा रहा है तथा EPCA ने इस विषय को तत्काल हल किए जाने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि हवा की दिशा के कारण अगले 3 दिनों तक दिल्ली में फसल अपशिष्ट दहन का कम प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अधिसूचित एक निकाय है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण समस्या समाधान हेतु उपाय सुझाने का कार्य करता है। बात करें EPCA की स्थापना के बारे में, तो EPC को वर्ष 1998 में पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 सदस्य होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण सचिव, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, NCT के परिवहन आयुक्त, दिल्ली के विभिन्न नगर निगमों के आयुक्त और IIT दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सम्मिलित होते हैं। बात करें इसके शक्तियों के बारे में, तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेकर अथवा पर्यावरण क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि, निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। इसके कार्य के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना,
प्रदूषण के स्तर में के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू करना इसके कुछ कार्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी किसके अधीन कार्य करती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। देखिए, हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्जेक्ट्स अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान सामने आने वाले ड्रग व्यापार संबंधों को उजागर करने के लिए स्थानीय पुलिस पर एजेंसी की निर्भरता समाप्त करना है। इंस्पेक्टर रैंक और उससे ऊपर के एनआईए अधिकारियों को एनडीपीएस कानून 1985 के तहत एक थाने के प्रभारी अधिकारी के समान शक्तियां दी गई है। बात करें एनआईए की, तो राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण को आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से जाना जाता है। भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करने वाले अपराध, परमाणु और परमाणु प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अपराध, उच्च गुणवत्ता युक्त नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी। इसके अतिरिक्त एनआईए केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रबंधन एजेंसी के रूप में ये कार्य करती है। इसे राज्यों की विशेष अनुमति के बगैर राज्यों के आतंकवाद संबंधी अपराधों से निपटने हेतु शक्ति प्राप्त है। एनआईए की स्थापना राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत की गई है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राज्य सरकार किसी मामले की जांच को एनआईए के लिए सौंपने हेतु केंद्र सरकार से आग्रह कर सकती है, बशर्ते मामला एनआईए अधिनियम की अनुसूची में निहित अपराधों के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार एनआईए के लिए भारत में कहीं भी और किसी भी अधिसूचित अपराध की जांच करने का आदेश भी दे सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा से लिया जाता है। केंद्र सरकार एनआईए अधिनियम के तहत कई विशेष न्यायालयों को अधिसूचित किया गया है। किसी विशेष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संबंधित क्षेत्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। भारत के उच्चतम न्यायालय को किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उस राज्य के अथवा किसी अन्य राज्य के विशेष न्यायालय को स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। एनआईए के विशेष न्यायालयों को किसी भी अपराध की सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सत्र न्यायालयों की शक्तियां व अधिकार प्राप्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में गूगल ने दिग्गज भारतीय महिला खिलाड़ी और पद्मश्री से सम्मानित आरती शाह को उनकी 80वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें याद किया। आरती शाह कौन से खेल से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए तैराकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। देखिए, गूगल ने दिग्गज भारतीय महिला तैराक आरती शाह को उनकी 80वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें याद किया। गूगल ने डूडल में इंग्लिश चैनल में आरती को ग्राफिक बनाया गया है, जिसमें वो तैरते हुए नजर आ रही है। भारतीय जलपरी के नाम से मशहूर आरती शाह ने 1959 में इंग्लिश चैनल को पार करने के बाद भारतीय ध्वज फहराया था। यह इनका दूसरा प्रयास था। आरती का जन्म 24 सितंबर 1940 को कोलकाता में हुआ था। वह साल 1959 में तैरकर इंग्लिश चैनल लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से मशहूर आरती ने 16 घंटे और 20 मिनट में 67.5 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उन्हें वर्ष 1960 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया था और वो यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तैराकी। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।